नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। तो कोर्ट्स दिस वीक में सबसे पहले बात गुजरात के मोरबी पुल हादसे की। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब कर पूछा है कि 2016 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया। हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समझौता मात्र 1.5 पेज में कैसे पूरा हो गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मोरबी ब्रिज मामले पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए गुजरात सरकार और मोरबी नगर पालिका को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका होशियार बनने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट ने पूछा कि 2016 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया। खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि 2017 में निलंबन पुल के संबंध में संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और किराया एकत्र करने के लिए कलेक्टर राजकोट और अजंता के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद अजंता कंपनी द्वारा पुल का रखरखाव जारी रखा गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि हादसे के 5 मिनट बाद ही पुलिस रेस्क्यू के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू अभियान भी तेजी से चलाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी कुछ घंटों में ही मौके पर पहुंच गए थे। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार के समक्ष कुछ प्रश्न भी रखे। पहला, समझौता ज्ञापन के तहत ये नहीं बताया गया है कि किसके पास ये प्रमाणित करने की जिम्मेदारी थी कि पुल उपयोग के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, जब समझौता ज्ञापन 2017 में समाप्त हो गया था तो आगे की अवधि के लिए निविदा जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। नंबर 3, जून 2017 के बाद भी किस आधार पर पुल को अजंता द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी, जबकि एमओयू 2017 के बाद रिन्यू नहीं किया गया था। नंबर 4, क्या गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन हुआ था। और 5वां, इसने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया। प्रथम दृष्टया नगर पालिका ने चूक की है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने मोरबी के जिला जज को ये सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया कि नगर पालिका को नोटिस भेजा जाए कि 16 नवंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना टेंडर कंपनी को राज्य की उदारता दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड योजना में संशोधन से संबंधित एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बांड की बिक्री के अनुमति के लिए योजना में संशोधन किया गया है, जिसे अब चुनौती दी गई है। चुनावी बांड कानून में कम से कम 5 संशोधन को चुनौती दी गई है और जो अभी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दी है। याचिका को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। वकील ने तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो। हम आपको देते हैं, आप हमें दीजिए, इस तरह से वो बैंक चैलेंज है। उसके साथ साथ एकाएक अभी 9 दिसंबर को
9 नवंबर को एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दिया। टाइम देना के 7 दिन तक इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी रहेंगे, जो कि पहले की स्कीम के बिल्कुल विरुद्ध है। पहले स्कीम में प्रावधान था कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 ही महीने में ये बॉन्ड निकाले जाएंगे और जनरल इलेक्शन के 1 महीने पहले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन के संबंध में दायर एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सरकार ने एक संशोधन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड बिक्री की अनुमति दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है। प्रधान न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई है, जो राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में स्थापित हो। बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न विधियों में किए गए कम से कम 5 संशोधनों को इस आधार पर चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएं लंबित हैं कि उन्होंने राजनीतिक दलों के असीमित अनियंत्रित धन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 14 अक्टूबर को जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस B.V. नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया था। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया था। वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिसका मतलब ये है कि इसे राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट। घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से जुड़ा मुनक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा सरकार को फिर से फटकार लगाता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारों को चाहिए कि वो राजनीति में न फंसकर आम जनता के समाधान पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को मामले में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले में हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। मुनक नहर विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस M.R. शाह ने टिप्पणी करते हुए दोनों राज्यों से कहा कि आम आदमी समस्या के समाधान को देखना चाहता है। आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी मीटिंग करते हैं। कोर्ट ने कहा कि 25 गांव के लोग आज भी बाढ़ से परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं निकला। राज्य सरकारें बस मीटिंग कर रही हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को राजनीति की बजाय आम जनता की समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने मुनक नहर विवाद मामले पर पंजाब सरकार से कहा कि आपने गंभीरता से इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाई और कहा कि आपको CWC और कोर्ट द्वारा किए गए सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा, दोनों राज्य सरकार बैठकर समस्या को हल निकालने की दिशा में कदम उठाएं। इस मामले में सरकारें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस पर आपको अमल करना होगा। हम ये नहीं तय करेंगे कि कैसे करना है। आप ये मत बताइए क्या खरीदा, क्या शुरुआत की, मीटिंग से क्या निकल कर आया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा जमीन आती है, ऐसे में आपको हरियाणा के प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस पर आपको अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इससे पहले अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन पुणे द्वारा प्रस्तुत अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर और अनुशंसित समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था, ताकि कई वर्षों से अनसुलझे 25 गांवों को नुकसान पहुंचाने वाली घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा राज्य की रिपोर्ट बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और पंजाब राज्य ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने की भी सहमत नहीं उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्य घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं लग रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देशों के बावजूद संबंधित राज्यों ने सही से काम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों का बोझ कम करने के लिए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी फुल कोर्ट की एक बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन्होंने मामलों की लंबितता को कम करने के लिए सभी बेंच को रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाएं और 10 जमानत याचिकाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने यह फैसला शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों की बैठक में लिया। बेल मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के केस रहते हैं। CJI का मकसद इन्हें प्राथमिकता देना है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं का जल्द निपटारा होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दी। उन्होंने बताया, फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जजों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। प्रत्येक पीठ हर दिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 13,000 से अधिक स्थानांतरण मामले वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 13,000 ट्रांसफर याचिकाओं के जल्दी निपटारे के लिए रोजाना कोर्ट की हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाएं सुनेगी। साथ ही रोजाना हर कोर्ट 10 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जानकारी दी। कोर्ट में रोजाना 13 बेंच रोज मुकदमे सुनती हैं। बेंच ने कहा कि अगर प्रत्येक बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर केस लेती हैं, तो अब 13 बेंच हर दिन 130 मामले और प्रत्येक सप्ताह 650 मामलों का निपटारा कर सकेगी। इसके बाद कुल मिलाकर 5 सप्ताह के अंदर विंटर वेकेशन से पहले सभी ट्रांसफर याचिकाओं को निपटा लिया जाएगा। CJI ने कहा कि हर रोज 20 जमानत और ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के बाद बेंच नियमित मामलों को देखेगी। CJI ने कहा, फुल कोर्ट मीटिंग के बाद हमने फैसला लिया है कि हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाओं की अगुवाई करेगी जो पारिवारिक मामले होंगे। इसके अलावा 10 जमानत मामलों पर भी सुनवाई की जाएगी और इस तरह विंटर वेकेशन के पहले ऐसे सभी मामलों का निपटारा हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जमानत के मामलों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेंच ने बताया कि अभी 3,000 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें वैवाहिक मामले भी हैं जिसके लिए ट्रांसफर की मांग की जा रही है। CJI ने कहा कि मैंने ये भी निर्देश दिया है कि हम जमानत मामलों को प्राथमिकता देंगे, इसलिए स्थानांतरण याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मामले आते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और 10 स्थानांतरण याचिकाएं क्योंकि वे पारिवारिक मामले हैं। इसके बाद 10 जमानत मामले हैं। फिर हम नियमित काम शुरू करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अंतिम क्षण में सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किए गए मामलों में कटौती करेंगे ताकि देर रात तक फाइल देखने वाले जजों पर बोझ कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कठुआ गैंगरेप आरोपी पर बतौर वयस्क ही केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कठुआ और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कठुआ बलात्कार हत्या मामले में एक आरोपी किशोर है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त आरोपी शुभम सांगरा पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ ने CJM और हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
जम्मू कश्मीर के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड 2018 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कठुआ कांड के आरोपी शुभम सांगरा को बालिग मानते हुए उस पर केस चलाया जाए। शीर्ष कोर्ट ने आरोपी सांगरा को दुष्कर्म के वक्त नाबालिग मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग घोषित करने के लिए यदि दस्तावेज न हो तो न्याय हित में चिकित्सकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग या वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाए। शीर्ष अदालत ने आरोपी को नाबालिग मानने का निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की उम्र तय करने के लिए यदि पक्के सबूत नहीं है तो चिकित्सकों की राय को ही सही माना जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को कठुआ मामले के एक आरोपी पर बाल न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कठुआ की स्थानीय कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी आरोपी को नाबालिग माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला देकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कठुआ में जनवरी 2018 में 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। शुभम सांगरा के मुकदमे को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुभम सांगरा मुख्य आरोपी सांजी राम का भतीजा है, जो उस मंदिर का केयर टेकर था जहां अपराध हुआ था। वकीलों द्वारा न्याय में बाधा डालने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कठुआ से पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। स्पेशल जज विकास ढुल ने सत्येंद्र जैन समेत वैभव और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और उनके 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में 3 अभियुक्त हैं। तीनों की जमानत याचिकाएं लंबित थीं। तीनों याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक साथ फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन की तरफ से अदालत में कहा गया था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो पहले ही लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। वहीं राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही ईडी का पक्ष सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल आदेश सुनाने वाले थे, हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है। जैन को 30 मई को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वो संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटर्स को पैसे भी दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटर्स ने
जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था। ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। गौतम नौलखा की नजरबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर एनआईए की याचिका खारिज हो गई। अब नौलखा पार्टी कार्यालय में नजरबंद रह पाएंगे। दलीलों के दौरान एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मामले में जो तथ्य अभी हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन तथ्यों को आपके संज्ञान में लाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नौलखा की ओर से सही तथ्य नहीं बताए गए हैं, जो ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जब भी उन्हें कोई बीमारी हुई उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उन्होंने जेल के अन्य कैदियों जो कि नौलखा की उम्र के हैं उनके बारे में भी बताया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि नौलखा ने कहा कि जिस घर का पता दिया गया है वो एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि तो क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश में मान्यता प्राप्त पार्टी है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि अगर याची के द्वारा दिया गया घर का पता बदल जाता है तो आप पूरी बहस को बदल नहीं सकते। मेडिकल रिपोर्ट, उम्र समेत अन्य मामलों पर बात हो चुकी है, आप कुछ और बताइए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, क्या आपकी अंतरात्मा इसे सही मानती है? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हां, मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या अदालत ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकती है जहां गंभीर राष्ट्रीय अपराध, माओवादी अपराध का आरोपी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में रह रहा हो? उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट अलग बात है और राजनीतिक दल में रहने की बात अलग है। कोर्ट ने कहा कि यदि आपको परिसर से कोई समस्या है तो उस पर बहस करें, लेकिन अन्य सभी पहलुओं की बात कर रहे हैं, उनका ध्यान फैसले देते हुए रखा गया है। राजू ने कहा कि उस फ्लैट में आने जाने के 2 दरवाजे हैं और सीसीटीवी कैमरा एक ही दरवाजे पर होगा। यहां दूसरा दरवाजा भी दूसरी दिशा में है। वहीं खिड़की की ग्रिल भी खुलने बंद होने वाले चैनल की तरह है, जहां से लोगों का आना जाना भी हो सकता है। इसके अलावा पुस्तकालय में कराटे क्लासेस भी चलती हैं। लोगों का सीढ़ियों से आना जाना लगा रहता है। हम लोगों की पहचान कैसे करेंगे? नवलखा के वकील ने कोर्ट को गुमराह किया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, फ्लैट की स्थिति, दरवाजे की संख्या, ऐसी कई बातों को पूरी तरह से एक सीरीज उन्होंने दी है। हमारे हिसाब से नवलखा की नजरबंदी के लिए उचित स्थान वो नहीं है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि यही धारणा हमें मिल रही है कि आप 70 साल के एक व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नौलखा के नजरबंद रखने की जगह पर और चीजें जोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात कही, साथ ही दूसरा दरवाजा और खिड़की की ग्रिल को सील कर दिया जाए ये कहा, जिसकी चाबी अपने पास रखी जाए। ग्रिल के बगल में बिस्तर न लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश के 24 घंटे के भीतर नवलखा को नजरबंदी में भेजा जाए। डीवीआर के सीसीटीवी कैमरे को पहली मंजिल से हटाकर एनआईए की मर्जी के मुताबिक शिफ्ट किया जा सकता है। एएसजी राजू ने कहा कि हॉल में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, लेकिन बेडरूम और बिस्तर को कैमरे की नजर से दूर रखा जाए। तो कोर्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।